नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस, प्रीलिम्स और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डेलहाउसी के समय में आया था। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड लिटिल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लॉर्ड रीडिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉर्ड विलिंगटन। तो यहाँ पर सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये किसके समय में आया है? लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये लॉर्ड डेलहाउसी के समय में नहीं, ये किसके समय में आया है? कैनन के समय में आया है, लॉर्ड कैनन के समय में। और ईयर कौन सा है? 1856 का समय है ये, ठीक है। इसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉर्ड लिटन दिया है, जो कि गलत है। लॉर्ड लिटन के समय में नहीं आया है ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में आया है, याद रखिएगा यहाँ पर। और ईयर अगर हम देखेंगे तो 1872 का समय है ये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आपको दिया है लॉर्ड रीडिंग के समय में, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो लॉर्ड रीडिंग के समय में नहीं, वो लॉर्ड इरविन के समय में आया है। और आपको पता है शारदा एक्ट के नाम से हम इसे जानते भी हैं। शारदा एक्ट में एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले वर्ष याद रख लीजिए, 1929 का समय है। इसमें पूछा जाता है कि बालक बॉयज की जो एज थी विवाह के लिए वो कितनी कर दी गई थी? वो 18 वर्ष कर दी गई थी। और जो लड़कियां थी, ठीक है, उनकी एज विवाह के लिए कितनी कर दी गई थी? न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई थी, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है लॉर्ड विलिंगटन के समय दिया गया है, ये भी आपका गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको आप ऐड कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1935 कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये जो है वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में नहीं आया है, ये आपका गलत है, ये लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही आया है। तो ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है क्लास। यहाँ पर आप लिख जरूर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है और ये किसके समय में आया है? लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया। तो पहले प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा था कौन सा सही सुमेलित है। और सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध महावीर के जीवन से था? तो महावीर के जीवन से किन किन क्षेत्रों का संबंध था बताइए? मगध, अंग, कौशल, गांधार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में से मगध का संबंध महावीर के जीवन से था, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अंग का भी संबंध था, कौशल का भी संबंध था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तो होगा, लेकिन गांधार का संबंध नहीं था। इस वजह से आपका सही उत्तर जो है वो 1, 2, 3 हो गया, याद रखिएगा। देखिए कौशल की बात करें, अंग की राजधानी आपको पता है, अंग की राजधानी क्या थी? महाजनपदों में से एक आपका जो महाजनपद था वो अंग था, और इसकी राजधानी आपकी क्या थी? चंपा थी, ठीक है, याद रखिएगा।
चंपा थी, ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। और जब हम कौशल की बात करते हैं, कौशल किसकी राजधानी थी? तो ये श्रावस्ती की राजधानी थी। तो यहाँ पर मगध अंग कौशल से महावीर स्वामी का संबंध था, ठीक है, अपने दिमाग में ये बना के रखिएगा। महावीर द्वारा जो धर्म प्रचार किया गया था वो कौशल में, चंपा में, मिथिला में, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर महावीर द्वारा धर्म का प्रचार किया गया था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बद्री में हुआ था, ठीक है, महावीर जी का। और इनका निर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो राजगीर में, ठीक है, राजगीर के समीप पावापुरी एक स्थान है जहां पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, नवधान्य आंदोलन। नवधान्य आंदोलन किससे संबंधित है? तो बताइए, नवधान्य आंदोलन किससे संबंधित है? समतपाल से, कल्याण सिंह रावत से, बंदना सेवा से, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा से? सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं तो हम चिपकू आंदोलन की बात करते हैं। यहाँ पे नवधान्य आंदोलन की बात की जा रही है तो ये संबंधित है वंदना शिवा से। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले ये जो आंदोलन था वो किस चीज से रिलेटेड था। तो याद रखिएगा, जैव विविधता संरक्षण की बात की गई थी, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की गई थी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की गई थी। कब ये आंदोलन हुआ था? 1982 में हुआ था। इसको प्रिसाइड किसने किया था? वंदना शिवा ने किया था, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, टुमारोज बायोडायवर्सिटी। तो अगर परीक्षा में कभी भी पूछे कि पुस्तक टुमारोज बायोडायवर्सिटी किसके द्वारा लिखी है, तो आप याद रखेंगे वंदना शिवा द्वारा। ये आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए ग्रुप में से सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए क्लास इसको डिस्कस करते हैं। रियो अर्थ समिट की बात की गई। दूसरा आपको दिया गया ब्रंटलेट कमीशन रिपोर्ट, फिर इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट दिया गया है यहाँ पर। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रियो अर्थ समिट की अगर हम बात करें तो रियो अर्थ समिट आपका कब हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। 1992 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? रियो दी जेनेरियो में हुआ है, ब्राजील में, ठीक है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं UNCED के नाम से, ठीक है, UNCED के नाम से, जहां पर UN मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन होता है। UN मतलब आप सभी को पता है क्या होगा? यूनाइटेड नेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं CED की, तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। C मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कि हम रियो दी जेनेरियो या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका रियो दी जेनेरियो में हुआ था। इसको हम रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और ये ब्राजील में हुआ था। 1992 में हुआ था। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है एजेंडा 21 किस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था? तो वो अर्थ समिट में ही अडॉप्ट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट की अगर क्लास हम बात करेंगे तो आप मुझे बताइए ब्रंटलैंड रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड है? मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किस डेवलपमेंट से रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड। हम अपनी जरूरतों को इस तरीके से पूरी करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपनी जरूरतों को पूरी कर सके, ठीक है। ये नहीं कि सब खा पी के खत्म कर दो और आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि आप अपने नीड्स को फुलफिल करिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व रखिए, सेफ रखिए। मैं बार बार आपसे एक कोट बताती हूँ आपको, जिसे महात्मा गांधी द्वारा एक कोट दिया गया था कि यूपीएससी में आपका प्रश्न भी था कि अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द क्रीड।
हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको अर्थ फुलफिल कर सकता है, उतना हमारे अर्थ के पास है, पृथ्वी के पास है, लेकिन जो हमारी लालच है, ग्रीड है, उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ब्रंटलेट कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं, और यहाँ पर आप याद रखिएगा इसका जो मेन आपका एम था, या फिर हम कह सकते हैं जिस पर ये बेस्ड थी रिपोर्ट, जो उसकी थीम थी वो क्या थी, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और ये पब्लिश कब हुई थी, 1987 में पब्लिश हुई थी। ये चीज भी आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। ब्रंटलेट रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड है, और इसका जो आपका जो मेन पर्पस था वो क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप सभी को पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओजोन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कब आया था, ये आपका 1987 में आया था, याद रखिएगा। और ये इन्फोर्स कब हुआ था, यहाँ पे इन्फोर्समेंट की बात की गई है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका साइन हुआ है 1987 में, इसको साइन किया गया है, लेकिन इन्फोर्स कब किया गया है, 1989 में। ये याद रखिएगा, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में। यहाँ पर हम ओडीएस की बात करते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करते हैं, जहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होती है ना, ये सब चीजें पता होगी। लिमिट टू ग्रोथ की अब हम बात करें, लिमिट टू ग्रोथ कब आई है, 1972 में। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ इज अ 1972 रिपोर्ट, जहां पर हमने किस पे फोकस किया कि जो इतनी तेजी से इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लिमिटेड रिसोर्सेज पर। तो ये 1972 की रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर अब हम देखेंगे, इसको मैच करेंगे तो सबसे पहले कौन सा है, 1972, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्लास आप लोग एक बार बताइए मुझे, आवर कॉमन फ्यूचर, ये ब्रंटलेट रिपोर्ट हो जाएगी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 3, लास्ट में 1, तो 4231, 4231 बी में दिया गया है, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट है ये आपका, इसके ऑथर कौन है लिमिट टू ग्रोथ के, वो है डेनिस मेडोज। ठीक है, याद रखिएगा, डेनिस मेडोज। ठीक है, डोनेला, फिर जॉर्गन ब्रेंडर का नाम आप याद रखिएगा, इनका तो आप जरूर याद रखिएगा, मेडोज का, और किसी का याद रहे कि ना याद रहे चाहे ना याद रहे, क्योंकि पूछा जा सकता है लिमिट टू ग्रोथ किसके द्वारा लिखी गई या पेश की गई रिपोर्ट है, 1972 इनके द्वारा। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, आपको आंसर भी बता दिया। फिफ्थ प्रश्न को देखते हैं, प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बता दीजिए सबसे मजबूत बल कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभी केंद्रीय बल। अब आप मुझे बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लग रहा है पृथ्वी पर। ठीक है, न्यूटन लॉ आपको पता ही है, न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, एक सेब नीचे गिरा तो न्यूटन ने कहा सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो वो नीचे आके गिरती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, तो ये तो हमेशा लग रहा है। चुंबकीय बल की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, तो पृथ्वी पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। आप 2 मैग्नेट ले आओ तो आप मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हो। अभी केंद्रीय बल भी आप महसूस करते हो, लेकिन जब आप नाभिकीय बल की बात करते हो, न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हो, एक एटॉमिक बम को फेंक दो, क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन। देखा ना आपने, हिरोशिमा का आपने देखा, नागासाकी का एग्जाम्पल देखा, मास डिस्ट्रक्शन। तो आप बता दो सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो वो है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, अगर आपको नहीं पता एग्जाम में तो आप सोचिए, तभी आप अपने आंसर पर आ सकते हैं। चलिए, ये आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न बड़ा है, तो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं क्लास। मैं भी पढ़ूंगी, स्लाइड में आपको विजुअल होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा, मैं आशा करती हूँ। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो जब मैं पढ़ूंगी तो उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है बोला गया है। चलिए, संविधान सभा आंशिक रूप से पार्शियली चुनी हुई व आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है, मतलब पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी।
ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, चुने हुए सदस्यों का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। The elected members were directly elected by the adult franchise of India. थर्ड दिया है, संविधान सभा में महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। ठीक है। फिर आखिरी दिया है, संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए, आपको पता है, यहां से हम लोग देखते हैं डी से, संविधान सभा में प्रत्येक समुदायों के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी गॉट अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो जितने भी समुदाय थे उनको यहाँ पर जगह मिली थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, भारतीय ईसाई हो, पारसी हो, ठीक है, आंग्ल भारतीय हो, आंग्ला इंडियंस हो, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, या फिर अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं। आपको पता है 15 महिलाएं भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म हुई थी तो उसमें कितनी महिलाएं थी, तो उसमें 15 महिलाएं भी थी। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। संविधान सभा में महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आपको दिया गया है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। नॉमिनेटेड और पार्शियली आपकी इलेक्टेड थी। ये भी आपके बिल्कुल सही है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है, जब हम बात करते हैं संविधान सभा में, तो संविधान सभा में आपकी जो देशी रियासतें भी थी वो भी इसमें सम्मिलित थी, जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसमें नॉमिनेटेड और पार्शियली इलेक्टेड थे। ये भी सही है। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को जब हम देखेंगे, चुने हुए सदस्यों का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ये आपका गलत है। ठीक है, बी आपका गलत है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, चुने हुए सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिनका चुनाव स्वयं ही एक सीमित मताधिकार लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा किया गया था, ये आपका गलत है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला हम देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रोबायोटिक फूड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक्स की बात होगी। इस प्रकार के खाद्य में जीवित जीवाणु और सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। दूसरा है, इसके नियमित सेवन से बीपी व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोका जा सकता है। प्रोबायोटिक्स से रिलेटेड क्या आपका सही है? आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं दही खाइए, दही खाइए, प्रोबायोटिक्स वाले। आप देखते होंगे कि बहुत से आजकल जो पैक्ड फूड्स लिखे रहते हैं उसमें लिखा रहता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक मतलब क्या? इसमें कुछ ऐसे लिविंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और इनका नियमित सेवन करने से आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ने से रोका जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम 8वां प्रश्न। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात हो रही है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही देखिए आप, इसको हम किस तरीके के पॉल्यूशन को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं बोला गया है। ठीक है, किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताइए, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर विकिरण प्रदूषण। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करते हैं क्लास, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मेनली आपके इंडस्ट्रीज में लगाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज में जहां भी चिमनी होती है ना, जहां से धुआं निकलता है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है ना, जो छोटे छोटे कण निकलते हैं ना, उनको वायु में जाने से रोकता है। मतलब आप समझ लो एक छन्नी की तरह होता है, मैं आपको समझा दूंगा आसान भाषा में। तो ये एक छन्नी की तरह होता है, जो धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा रहता है, उनको वातावरण में रिलीज करने के पहले आपके ये छोटे छोटे जो कण इसमें हैं, प्रदूषण है, उनको यहीं पर रोक देता है, छान देता है।
तो ये मेनली आपके एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्रयोग होता है, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे यूरेनियम माइंस दिया गया है, तो चलिए देखिए, सिगाल लेक जो है वो आपको दिया गया है नामीबिया, ठीक है। फिर उसके बाद ओलंपिक डैम आपको दिया गया ऑस्ट्रेलिया, इनकाई दिया गया है कजाकिस्तान और सुमेयर दिया गया है नाइजर। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? ABCD में से सुमेयर की बात करेंगे तो ये किस देश में है? ये आपका नाइजर में है, एकदम सही है। इनकाई की बात करेंगे तो ये कजाकिस्तान में है। ओलंपिक डैम ऑस्ट्रेलिया में है। बचा कौन सा? सिगाल लेक। तो सिगाल लेक जो है वो नामीबिया में नहीं है, ये कनाडा में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9वें का ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्लास देखिए क्या है? यह स्थान विंध्य व सतपुड़ा पहाड़ियों का मिलन बिंदु है, ठीक है, जहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियां आपकी मिल रही हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियां आर्य प्रतिरूप बनाती हैं और यह यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल एक भारत के एक प्रसिद्ध जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। इससे सांस्कृतिक मंत्रालय की प्रसार योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। उपयुक्त वर्णन किस स्थान के संदर्भ में सटीक जानकारी प्रदान करता है? तो बताइए, धूपगढ़ के, गुरु शिखर के, अमरकंटक के या फिर ब्रह्मगिरि के? तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर ABCD में से बात की गई है अमरकंटक की। सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको पता है अमरकंटक मध्य प्रदेश के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अमरकंटक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यह एक अद्वितीय प्राकृतिक स्थल है। यहाँ मैकाल की पहाड़ियां भी स्थित हैं, याद रखिएगा। और यहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला नदी निकलती है। आपको पता है ना, ये नर्मदा, सोन, जोहिला नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर अमरकंटक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लास, ये देखिए आप, ये अमरकंटक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसके बॉर्डर पे अगर हम देखें तो ये आपका MP और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, अमरकंटक वाला जो रीजन है। इधर आपको मैकाल रेंज दिख रही है, इधर आपको धूपगढ़ चोटी मिलेगी, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ आपके इधर आके मिलते हैं अमरकंटक में, और इधर ही आपकी एक नदी जो है वो बहती है, ठीक है। आपको पता है नर्मदा नदी, सोन नदी, याद रखिएगा ये सब चीजें। तो इतना आपको याद रहेगा ना क्लास। फिर मैं मैप में एक बार आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी विंध्यन रेंज है, इधर सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। इधर आप देखेंगे अमरकंटक वाला रीजन है, इधर मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज MP और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। इधर आप देखेंगे, इधर अगर हम आएंगे गुजरात में तो यहाँ पर आपको मांडव हिल्स मिलती है। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा है कि मांडव हिल्स किधर है, तो वो गुजरात में है, ठीक है क्लास। तो विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, मैकाल रेंज इधर, फिर महादेव याद रखिएगा, धूपगढ़ चोटी इधर, मैकाल रेंज अमरकंटक किस तरफ है, कैमूर रेंज उधर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जूमिंग कृषि की बात की गई है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की गई है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? एक पूरा जंगल है, जंगल में बहुत ढेर सारे पेड़ हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको खेती करनी है, तो उन्होंने क्या किया, इस पेड़ को काट दिया, काटना शुरू किया, ठीक है। और जो इनको लैंड मिला यहाँ पर, इस खेत को नहीं, इस जंगल को, ठीक है। अगर मैंने खेत बोला है तो उसको सही करिए। एक जंगल, बहुत बड़े जंगल है, जंगल में खूब ढेर सारे पेड़ हैं। अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जंगल को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। हमने जंगल का एक पोर्शन लिया और वहां पर जितने भी पेड़ थे उनको काटना शुरू कर दिया। एक बार सारे पेड़ कट गए तो यहाँ पर हमने बुआई, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, खेती शुरू कर दी, ठीक है।
और यहाँ पर खेती तब तक की जब तक कि ये जो लैंड है वो फर्टाइल है। जैसे ही ये लैंड अपनी फर्टिलिटी को खो देगा, मतलब सॉइल जो यहाँ पर है उपजाऊ नहीं रहेगा, ये क्या करेंगे, उसी जंगल में आगे बढ़ेंगे और दूसरा लैंड लेंगे, उसी जंगल का थोड़ा दूसरा पोर्शन लेंगे, फिर वहां पर जो पेड़ है जंगल है उसको क्लियर करके वहां पर खेती करेंगे। तो ये शिफ्ट कर रहे हैं जंगल में ही एक जगह से दूसरी जगह पर, और पेड़ों को काट काट के खेती कर रहे हैं। तब तक खेती कर रहे हैं जब तक कि वहां की मिट्टी उपजाऊ है। जैसे ही वो अपनी फर्टिलिटी उपजाऊ उसका खत्म हो जाता है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ये आगे के जंगल को काटते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। इसी वजह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहती है। तो यहाँ पर देखिए मिल्पा दिया है, झूमिंग दिया है, ठीक है, कैनिंग दिया है और रोका दिया है। अगर हम मिल्पा की बात करेंगे तो मिल्पा नाम से हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ जानते हैं, बताइए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो है युकांटन। तो ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ एक ही जगह दिया है। झूमिंग की बात करेंगे, आपको पता है झूमिंग तो हम अपने ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन इसको, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो बी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर कैनिंग बोलेंगे अगर हम, तो ये हम कहाँ बोलते हैं, फिलीपींस में, और रोका ब्राजील। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो गया, ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए मिल्पा जो है युकाटन, ठीक है, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट, कैनिंगन फिलीपींस, रोका ब्राजील, रे वियतनाम, ताविंग मेडागास्कर, ठीक है, मैसोल कांगो, कुमाइन मैक्सिको, कोनुको वेनेजुएला, टोंगिया म्यांमार, चेन्ना श्रीलंका, तमारी थाईलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना है, आगे भी संभावना है कि आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो उसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्न बना है, फ्यूचर में भी बन सकता है, इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अच्छा, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, झूमिंग कल्टीवेशन को हम भारत में भी अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत में भी हम इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पर जो रीजन है, वहां का जो रीजन है, वहां पर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही वेवर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वेवर और दाहियार, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम ही है, झूमिंग कृषि का, लेकिन ये हम मध्य प्रदेश में इस नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है वहां पर हम इसे वेवर या दाहियार कहते हैं। दीपा की बात करेंगे तो जो बस्तर रीजन है वहां पर हम कहते हैं, ठीक है। जारा, याद रखिए, जारा और इरका परीक्षा में पूछा गया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जारा और इरका हम किस रीजन में कहते हैं, हम सदर्न स्टेट में कहते हैं। जो दक्षिणी स्टेट्स हैं आपके, वहां पर हम कहते हैं, ठीक है। बत्रा की अगर हम बात करें, बत्रा तो ये राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। कोडू आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुमारी वेस्टर्न हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, कुमारी। और याद रखिएगा कमन या बिंगा, ये उड़ीसा में। आप इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जाइएगा देखिएगा कि जो झूमिंग कल्टीवेशन है उसको हम भारत में किन किन स्टेट में विभिन्न नामों से जानते हैं, और वर्ल्ड में भी। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, दोनों में आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, वेवर और दाहियार की बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में। दीपा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो बस्तर रीजन में। जारा इरका की बात करेंगे तो दक्षिणी राज्यों में, बद्रा राजस्थान में, कोडू आपका हो गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुमारी की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और बिंगा और कमन की बात करेंगे तो उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कोई हारा हुआ प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कुल वैध मतों का प्राप्त ना हो। कितना वैलिड वोट उसको प्राप्त ना हो कि वो अपनी जमानत खो देता है तब। अगर इतना वैलिड वोट उसको प्राप्त नहीं हुआ तो बताइए, 1/3
1/3 ऑफ वैलिड वोट, 1/4 या 1/5 या 1/6। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन आ कैंडिडेट लॉसेस हिज हर बेल इफ ही शी डज नॉट गेट 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट। वैध मतों का 1/6 अगर उसको हिस्सा नहीं मिला तो वो अपनी जमानत खो देता है। तो 12 का डी आपका सही उत्तर है। 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 13वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन अधिनियमों का संबंध मूल कर्तव्यों से है? अब फंडामेंटल राइट ड्यूटीज की बात की गई है, कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लास, जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कितनी बार आपको बताया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान में। कौन सी कमिटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर, ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी की बात हम यहाँ पर करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट था वो? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था वो? तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। 2002 में आया, जिसके के थ्रू आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड किया गया। तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, संविधान संशोधन के थ्रू हमने 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में ऐड किया गया, ठीक है, और अनुच्छेद 51A में, आर्टिकल 51A में तो इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, ठीक है। बाद में 86 जो आपका था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में जोड़ा गया और अब टोटल कितना है? 11 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 42nd और 46 रिलेटेड है, 44 का कोई भी लेना देना नहीं है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा क्लास? 1 और 3, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा और, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A को जोड़कर, का लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश में ए हो जाएगा, जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेशित किया गया था। 10 था इनिशियल में। परीक्षा में अगर कभी भी आपसे पूछिए हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं जब हमारे संविधान में जोड़े गए तो इनकी संख्या 11 थी, तो आप याद रखेंगे नहीं, मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आज पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाम पता नहीं क्यों गलत बोलेंगे। तो याद रखिएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और अब टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और आपको पता है ये शिक्षा से रिलेटेड था, याद है ना। तो 2002 में आपका RTE एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसी से रिलेटेड था ये। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं। 14वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्लास बड़ा है तो आराम से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट आपका एस्टैब्लिश किया गया है 315 के थ्रू, ठीक है, 315 के थ्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताइए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 6 इयर्स या फिर 62 वर्ष जो भी पहले हो पूरा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है ना, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है 6 ईयर और 65 की बात की गई है, 6 और 65। और जब हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, राज्य
राज्य लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पर आपका क्या है 6 और 65, ठीक है। तो यहाँ पे 65 होना चाहिए 65 और यहाँ पे 62 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा 65 होगा, तो उत्तर क्या हो गया आपका डी हो गया, क्योंकि पूछा गया था कौन सा असत्य है। अगला देखेंगे हम 14वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? तो बताइए कौन सा एक वैधानिक निकाय है, बताइए क्लास। नीति आयोग दिया गया है, फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दिया गया है, फिर उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग दिया गया है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और लास्ट में आपको दिया गया है केंद्रीय असूचना ब्यूरो सीबीआई। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो गया, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न में आपको एक तरफ औषधि दी गई है, दूसरी तरफ आपको वनस्पति स्रोत दिए गए हैं, बताइए सोर्स दिया गया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एट्रोपिन दिया गया है, फिर उसके बाद पपेन दिया गया है, मेथॉल दिया गया है, मेंथॉल जिसको कि हम बोलते हैं, और फिर सिनकोवा दिया गया है। तो बता दीजिए सिनकोवा की अगर बात करें क्लास हम, तो आपको पता है मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोवा का यूज किया जाता है, ठीक है, मलेरिया के उपचार के लिए। और ये हमें कहां से मिलती है, क्यूनेन के छाल से मिलती है, तो बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट कई जगह दिया गया है। चलिए वेरी गुड। मेंथॉल की बात करेंगे, मेंथॉल आपको मेंथा से मिलता है, ठीक है, सी का फोर्थ हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो गया, सी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। पपेन की बात करेंगे तो ये पपीता से रिलेटेड दिया गया है, पाचन के लिए यूजफुल होता है, तो बी का थर्ड भी 2 जगह दिया गया है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ठीक है, ए तो आपका है ही नहीं, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं, सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे एट्रोपिन की जब हम बात करेंगे तो ये मिलता है बेलाडोना से, और ये दर्द निवारक है, तो यहाँ पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है क्लास। चलिए अगला देखते हैं 16 प्रश्न। 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्या कहलाता है? ये मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, हम मान के चले अगर आपसे यहाँ पर आपका एक्वेटिक मतलब जलीय पारितंत्र है, एक्वेटिक मतलब जलीय पारितंत्र है, खूब पानी वाला एरिया है, इधर आपका लैंड है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, लैंड है, कुछ भी है, ये मान लो यहाँ पे पेड़ वेड़ खूब बड़े बड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको दलदली क्षेत्र मिलेगा जहां पानी आपका खत्म होगा, मतलब जलीय पारितंत्र खत्म होगा, और जो ये आपका लैंड पोर्शन है स्टार्ट होगा, यहाँ पर मार्शी लैंड मिलेगा हम कह सकते हैं, या ऐसा रीजन जहां पे थोड़ा कम पानी हो, जमीन ज्यादा हो, ऐसा रीजन ना। तो ये जो रीजन है 2 इकोसिस्टम के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा, 2 पारितंत्रों के बीच में जो ये रीजन है जहां पे आपका जलीय पारितंत्र खत्म हो रहा है और लैंड इकोसिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है, इसी रीजन को हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है, ये याद। और यहाँ पर जो जैव विविधता होती है वो अपेक्षाकृत इन दोनों रीजन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्पीशीज पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके जल में भी रहेंगे और थल में भी रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से यहाँ पर आपका बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है और इन रीजन्स को हम इकोटोन कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? सीमांत जोत का आकार भारत में क्या है बताइए जल्दी से। 1 से 2, 2 से 10, या लेस देन 1, या फिर उसके बाद आपका दिया गया मोर देन 10, सॉरी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है, जबकि लघु जोतों का आकार जो है वो 102 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 18। ब्रिटिश कालीन भारत में पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो बताइए किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता था, क्रिस्टो दास पाल को, दीनबंधु मित्र को, दादा भाई नरोजी को।
तो किसे बोला जाता था प्रिंस ऑफ इंडियन जर्नलिज्म ब्रिटिश इंडिया में? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है क्रिस्टोदास पाल को। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। हिंदू पेट्रियट के संस्थापक क्रिस्टोदास पाल, याद रखिएगा, को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। और जब हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय की, तो इनको हम किस नाम से जानते थे? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। ठीक है, पूछेगा अगर भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता था, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, और अगर पूछेगा कि किसे हम राजकुमार के नाम से जानते हैं इंडियन जर्नलिज्म का, तो आप क्रिस्टोदास पाल को बताएंगे। अगला देखते हैं 19 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ आपको लेखक दिए गए हैं। काव्य प्रकाश, मत विलास प्रहसन, ठीक है, गाथा सप्तशती और बाल रामायण। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? काव्य प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक कौन है? मम्मट है। बताइए सही है कि गलत? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मत विलास प्रहसन की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक महेंद्र वर्मन है, ये आपका सही है। ठीक है, गाथा सप्तशती आप सभी को पता है हाल द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे अब बचा बाल रामायण। बाल रामायण के आपके लेखक कौन है? बिल्हड़ है? नहीं, राजशेखर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, राजशेखर बाल रामायण के लेखक हैं। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के गुरु थे। बाद में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी में कलचुरी नरेश युवराज के यहाँ चले गए थे। इनकी पुस्तक आपकी जो बाल भारत, याद रखिएगा, या प्रचंड पांडव, ठीक है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हर विलास, कपूर मंजरी या राटा, ये सब जो है इनकी लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला हम देखेंगे 20वां प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत आया, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो चलिए एक एक को देखते चलते। अगस्त प्रस्ताव की हम बात करेंगे तो ये कब? ये अगस्त में 19 अगस्त है, ये अगस्त 1940 में। ठीक है, हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये आपका ये भी है 1940 में, लेकिन अक्टूबर के समय। क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव के बाद, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कभी परीक्षा में पूछे कि अगस्त ऑफर पहले आया है, क्रिप्स मिशन पहले आया है, तो आप याद रखेंगे अल्फाबेट में पहले ए आता है। तो पहले आपका अगस्त ऑफर आया है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया है, जिसे कि पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी देखेंगे 1942 में, लेकिन ये क्रिप्स मिशन के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर यहीं पर आपका अक्टूबर में 1940 में अगर हम देखेंगे तो आपका क्या स्टार्ट हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें आपको पता है कि जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? वो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, और फिर आपका नारा आता है डू और डाई का, करो या मरो को, जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942, जिसको कि हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो अरेंज कर लो, यहाँ पर आपको सही उत्तर क्या मिल जाएगा? जल्दी से मुझे बता दो। सबसे पहले आपका हो गया 1, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया क्लास? 4 हो गया, फिर 2 हो गया, और लास्ट में 3 हो गया। तो ए आपका, एक बार हम देख ले, ए नहीं, यहाँ पे ए नहीं, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 4, 2, 3, ठीक है, बी जो है वो सही उत्तर है। 21वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो जल्दी से बता दीजिए। पीतल उद्योग की हम बात करेंगे, ब्रास इंडस्ट्री की, तो ये कहाँ का फेमस है? ताला, घंटी और चीनी उद्योग। चलिए, पीतल उद्योग ये आपका हो गया मुरादाबाद, ए का 4th मुरादाबाद। ठीक है, ए का 4th 2 जगह दिया गया है, ए का 4th है तो बी का 3rd है, देखने की जरूरत ही नहीं है। अलीगढ़ का ताला, बी का 3rd हो गया। ठीक है, फिर बचा आपका घंटी उद्योग। घंटी उद्योग की बात करेंगे तो सहारनपुर हो गया, सी का 1st, और फिर चीनी उद्योग आपका हो गया मेरठ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है वो सही उत्तर है। अगला देखते हैं 22वां प्रश्न।
आय का वितरण मापा जाता है, इनकम इनइक्वालिटी की हम बात करेंगे तो उसको हम किस कर्व की मदद से मेजर करते हैं बताइए। तो लाफर कर्व दिया है, लॉरेंस दिया है, फिलिप दिया है और मार्शल वक्र दिया है। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से। तो इनकम इनइक्वालिटी के लिए हम लॉरेंस कर्व का यूज करते हैं। ये आपके परीक्षा में पूछा भी गया है क्लास, इसलिए जो इकोनॉमिक्स में जो कर्व्स हैं वो आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको रटना है कि क्यों ये कर्व ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम, यहाँ पे इनकम अर्न दिया रहता है, ठीक है, इनकम अर्न, ठीक है, जो भी अर्न इनकम है, और इधर क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम। तो दोनों तरफ इधर यहाँ पे याद रखिएगा क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न और यहाँ पर क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम। और लॉरेंस कर्व कुछ आपको इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है तो पूछ सकता है कि किस तरीके का कर्व आपको मिलता है। एक बार मैं हिंदी में भी आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ अगर आप देखेंगे कुल आय का संचयी प्रतिशत है, ठीक है, क्यूमुलेटिव संचयी प्रतिशत की बात की गई है, और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पे प्राप्तकर्ताओं की बात की गई है, आय प्राप्तकर्ताओं की। क्लियर हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर आपका कुल आय का संचयी प्रतिशत दिया गया है, ठीक है, और इधर आपका क्या दिया गया है, आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत। क्लियर हो गया ना क्लास इंग्लिश हिंदी में। एक तरफ क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न, जो इनकम अर्न हो रही है, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल्स की बात की गई है जो कि इनकम को अर्न कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपका कर्व कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। अगला हम देखते हैं 23rd देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं हम लोग, और क्या बोला गया, इनमें से कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन अमाशय के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। A protein called heparin is produced by the stomach which prevent blood from accumulating inside the body. फिर आपको दिया गया है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त में थक्का बनने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, हिपेरिन की अगर हम बात करेंगे, हिपेरिन या हिपरिन जो भी है, हिपेरिन की हम बात करेंगे तो हिपेरिन जो है वो, हिपेरिन ही बोलेंगे इसको, हिपेरिन जो है वो एक आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। हेपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है उसका जो उत्पादन होता है, ठीक है, इसका जो ये जो प्रोड्यूस होता है वो आपका अमाशय में नहीं प्रोड्यूस होता है, यकृत में प्रोड्यूस होता है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे अमाशय दिया है ना, ये गलत, ये यकृत में प्रोड्यूस होता है, और जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, ये आपका सही है। यहाँ पर अमाशय नहीं यकृत होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। फाइब्रिनोजेन की जब हम बात करेंगे, फाइब्रिनोजेन की, तो ये भी एक प्रोटीन है जिसका की उत्पादन जो है वो यकृत में होता है, ये सही है। जो रक्त में थक्का बनने में मदद करता है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा सही है, पहला गलत। ये समझ में आ गया ना क्लास, क्यों गलत है पता चल गया ना, क्योंकि वहां पर अमाशय दिया गया है, वहां पे अमाशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो केवल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यकृत मतलब जानते हैं ना, लिवर। हिंदी वाले इंग्लिश वाले सबको दिक्कत होने लगती है, तो दोनों में बताना जरूरी है। तो यकृत माने लिवर होता है, यहाँ पर स्टमक की जगह लिवर होना चाहिए। उत्तर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 देखते हैं। टूथपेस्ट हमारे दांतों को खराब होने से बचाने में किस प्रकार सहायता करता है। तो बताइए, मुंह में विद्यमान जीवाणु को नष्ट कर देता है, जो बैक्टीरिया मुंह में प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, या मुंह में उपस्थित अतिरिक्त अणु को उदासीन कर देता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेस एसिड होते हैं हमारे मुंह में, या दांतों के चारों ओर सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ABCD में से। ज्यादातर स्टूडेंट को तो लग रहा होगा जो मुंह में बैक्टीरिया उनको मार देता है ब्रश करने में,
नहीं। यहाँ पर जो मुंह में आपके अतिरिक्त अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, उनको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, इस वजह से दांत हमारे जल्दी खराब नहीं होते हैं। बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का अभयचर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए क्लास? ब्रायोफाइटा को, हेलफाइटा को, कैरियोफाइटा पैटा को, या फिर पेनरोगेम को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? किसे हम पादप वर्ग का अभयचर कहते हैं? यहाँ पर आपका है ब्रायोफाइटा को। ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 26वां प्रश्न। प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्रकाश की तीव्रता से, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, प्रकाश के वेग से, या फिर प्रकाश के आयाम से? तो किसके द्वारा हम लाइट, कलर ऑफ लाइट को डिटरमाइन करते हैं? वेवलेंथ के द्वारा ना। जब हम विबग्योर की बात करते हैं तो वहां पर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करते हैं ना, जहां पर जो लाल रंग का वेवलेंथ है वो सबसे अधिक है और बैगनी रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो ये याद रखिएगा क्लास, ये चीज पता है ना, आपको पता होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विबग्योर वेवलेंथ के बेसिस पे ही तो जब आप प्रिज्म में से कोई लाइट को पास करते हैं तो वो इन 7 कलर्स में आपके डिवाइड हो जाते हैं, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें कि रेड की वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। इसीलिए जो भी डेंजरस चीजें होती है, डेंजरस सिंबल, अगर कहीं पे डेंजर का साइन दिखाना रहता है तो वहां पे हम किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी सबसे अधिक है। ठीक है, अगला देखते हैं 27वां प्रश्न। पढ़ लीजिए। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा इसी खनिज से बना है। समानता ये उल्कापिंड में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका शामिल होते हैं। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। किसकी बात की गई है? माइका की, क्वार्ट्ज की, ठीक है, पायरोक्सिन की, या फिर एम्फीबोल की? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ABCD में से यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है पायरोक्सिन। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 28वां। फूल गोभी में बटनिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है? बताइए। मोलिडेनम की, नाइट्रोजन की, बोरॉन की, या फिर मैग्नीज? फूल गोभी की बात की गई है, बटनिंग रोग की बात की गई है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? नाइट्रोजन की कमी से। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, फूल गोभी में विपटेल रोग जो है वो मोलिडेनम की कमी से होता है। ठीक है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होता है। चुकंदर में हर्ट रॉट बोरॉन की कमी से होता है। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में माश रोग मैग्नीज की कमी से होता है। गाजर में कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। सलजम में वाटरकोर मैग्नीज की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हर्ट जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है। ये आपके RO परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसको एक बार देखिएगा जरूर। 29 देखते हैं। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? बताइए। विजयनगर रीजन में, मालाबार रीजन में, मालवा रीजन में, या फिर कोरोमंडल रीजन में, पार्ट ऑफ डेक्कन में? तो अगर हम चोलों के राज की बात करेंगे तो इनका जो राज्य था वो आधुनिक कावेरी नदी घाटी से कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तक विस्तृत। तो हम कह सकते हैं ये आपका डी सही उत्तर। अब चोलों का संस्थापक कौन था बताइए? विजयालय था ना, और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां प्रश्न। न्यूट्रोक्रिटिकल products are product in which it contain nutrient, vitamin, minerals, nutrient, protein, fat and acid। यहाँ पे करिए, इसको एंड करिए। न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट्स। तो क्लास यहाँ पर जब हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल
प्रोडक्ट्स की, तो याद रखिएगा यहाँ से नाम से तो क्लियर है कि इसमें न्यूट्रिएंट तो आपके प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है प्लस इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ये जो मेडिसिन इफेक्ट है इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी करिए, मेडिसिनल इफेक्ट करिए तो ज्यादा सही है। तो पोषक व औषधि प्रभाव होता है इसमें, तो उत्तर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 31। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? अच्छा, एक दिन हम लोग ना महानदी जो नदियां हैं आपकी, जैसे महानदी, नर्मदा, गोदावरी, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे जल्दी, ठीक है, उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रिब्यूटरी महानदी की कौन कौन सी है आपकी पूछा गया है, जो गिरना, हसदेव या मिंधूला, तो बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा गिरना, मिंधूला जो है ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये दोनों जो है वो आपकी ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, 3 और 4। और अगर हम बात करेंगे जोग और हसदेव की, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न को देखते हैं। फिर यहाँ पर आपको पत्रिकाएं दिए गए हैं और प्रकाशन स्थान दिए गए, तो बताइए। चलिए स्थान की बात की गई है यहाँ पर। धन्वंतरी का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाराणसी से। अखंड ज्योति मथुरा से। आध्यात्म ज्योति कानपुर से। मानस हंस हाथरस से। तो मानस हंस का प्रकाशन स्थान जो है वो हाथरस से सही है। आध्यात्म ज्योति कानपुर, अखंड ज्योति मथुरा, धन्वंतरी बनारस नहीं अलीगढ़। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? डी आपका जो था वो करेक्टली मैच नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको संतोष ट्रॉफी दी गई है, दूसरी तरफ हाफमैन कप दिया है, थॉमस कप दिया है और रंगास्वामी कप दिया है। तो बताइए क्लास कौन सा आपका सही नहीं है? रंगास्वामी कप की अगर हम बात करें तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये हॉकी से रिलेटेड है, एकदम सही है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करेंगे तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, एकदम सही है। हॉफमैन ट्रॉफी की बताइए, हॉफमैन कप किससे रिलेटेड है? ये लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है। तो मतलब आपका ABD तो सही हो गया, गलत पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी हो जाएगा थॉमस कप। तो अब आप मुझे बताइए थॉमस कप किससे रिलेटेड है? थॉमस कप जो है वो रिलेटेड है गोल से नहीं, किससे? बैडमिंटन से, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी है। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको ग्लास दी गई है, दूसरी तरफ यूज दिए गए, सोडा ग्लास, फ्लिंट ग्लास, पोटैश ग्लास, पायरेक्स ग्लास, ऐसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए सोडा ग्लास की अगर हम बात करें तो ये ट्यूबलाइट में इसका प्रयोग होता है, बोतलों में बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, सोडा ग्लास बिल्कुल सही है। फ्लिंट ग्लास की बात करेंगे तो दूरबीन के लेंस में इसका प्रयोग होता है, विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग होता है फ्लिंट ग्लास का, ये भी सही है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है पोटास, ठीक है। पोटास ग्लास की अगर हम बात करेंगे तो बताइए पोटास ग्लास का जो यूज है वो लिखा हुआ धूप के चश्मों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे पोटास ग्लास का यूज नहीं किया जाता धूप के चश्मों को बनाने के लिए, यहाँ पे क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। क्रुक्स कांच का यूज किया जाता है धूप में जो चश्मे बनते हैं उनके लेंस के लिए, यहाँ पे पोटास नहीं होगा। पायरेक्स कांच की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रयोगशाला उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल पात्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया धूप वाले चश्मों के लेंस बनाने के लिए क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है। जो पोटास कांच है ना उसका प्रयोग हम क्या करते हैं? अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तनों को बनाने के लिए पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, समझ में आ गया। अगला देखते हैं 35 क्या है? वह प्राचीन स्थान जहाँ 8000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो बताइए कहाँ पर? अहिछत्र में, हस्तिनापुर में, काम्पिल में या फिर नैमिषारण्य में? यहाँ पे 8 नहीं 60,000, ठीक है, ये याद रखिए 60,000। तो पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में
60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं 36। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन को चुनिए। इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। पहला अविश्वास प्रस्ताव, ये तो हमने डिस्कस किया था, अभी रिसेंट डिस्कस किया था, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को आता ही होगा। जब भी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो क्या वहां पर रीजन देने की जरूरत है? हाँ या ना बताइए। नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन देने की जरूरत नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। जब सेंसर मोशन आता है, निंदा प्रस्ताव, तब रीजन देने की आवश्यकता मैंडेटरी होती है। और पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो राजीव गांधी के लिए जवाहरलाल नेहरू के लेके आया गया था, लेकिन पास अभी तक नहीं हो पाया है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव आपका पारित हो जाए, तो सरकार को क्या करना पड़ता है? सरकार को रिजाइन देना पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही आपका गलत है, डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, ये भी प्रश्न हमने डिस्कस किया है अभी रिसेंट। चलिए देख लेते हैं, इसको तुरंत डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की, तो आर्टिकल 54 में किसकी बात की जाती है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जाती है। ठीक है। आर्टिकल 56 की हम बात करेंगे तो इसमें टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 की बात करेंगे तो ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और 67 में टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा। 38 प्रश्न को देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया है। जब हम कैट की बात करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो है ये आपका पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है। अभी हम अगर आर्टिकल देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू पार्ट 15A जोड़ा गया, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई थी। ठीक है। और 323A जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, कैट से रिलेटेड है। ठीक है। और 323 जो बी है ये अदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। ये सब चीजें मैंने आपसे इसके पहले वाले टेस्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस की है, तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे। ये देख लीजिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना, 323 जो था थ्रू द पार्लियामेंट, 323B में हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं जो अदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया है। 39 को देखते हैं हम। ठीक है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है। भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्य के उप मुख्यमंत्री से नीचे होता है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है आपका? यहाँ पर सही उत्तर जो है, यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा अनेक राजनीतिक व सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। इसका प्रयोग केवल समारोह में बैठने की क्रम व्यवस्था के लिए किया जाता है। वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों में नहीं होता है। तो पहला जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्य के उप मुख्यमंत्रियों से नीचे होता है, ये आपका सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा। 40वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा अपरूप सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है? लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी या श्वेत? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? श्वेत फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। अब क्लास के एंड में आपसे फिर कहूंगी कि अपने पे भरोसा रखिए। ठीक है। आप जब खुद मेहनत करेंगे, अपने पे भरोसा रखेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो रोज पढ़िए, एक भी दिन अपना बर्बाद मत करिए। अभी अगर आपके पास समय है तो अपनी तैयारी को और मजबूत रखिए। तो धन्यवाद क्लास। इसी के साथ क्लास को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।